अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को, पूरे मंत्रिपरिषद को सरकार चलाने का मंत्र दे रहे हैं। एक बड़ी मीटिंग चल रही है जिसमें यूपी के मंत्रियों को कामकाज कैसे करना है उसकी बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अनुभव उनके साथ साझा कर रहे हैं। लगभग 2.25 घंटे वो यहाँ पर रहेंगे और इस दौरान मंत्रियों के कामकाज को तरीके और आने वाले वक्त में जब देश में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किस तरह से परफॉर्म करना है और क्या काम करने चाहिए, इसको लेकर एक बड़ी बैठक है। मसला बड़ा है, हम आज इस विषय पर एक बड़ी डिबेट करने वाले हैं। बहन भाइयों, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के ऐन पहले राजभवन में प्रधानमंत्री रात रुके थे और उसके बाद सुबह एक तस्वीर सार्वजनिक हुई थी। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। अब जब वो चुनाव ख़त्म हो गए हैं और अब 2024 के चुनाव का आगाज़ बस कुछ वक्त के बाद होने वाला है, ऐसे में केंद्र सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, अब इन सबको चिंता है आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव की। तो उसकी तैयारियों का क्रम शुरू हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 कालीदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर मौजूद हैं। ऐसे उदाहरण देश में कम देखने को मिले कि कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को कामकाज करने की सलाह, अपने अनुभव को साझा करना, सरकार चलाने के तरीके, आचरण, सभी के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हों, जानकारी दे रहे हों। इसका साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 पार्लियामेंट्री सीट्स ये तय करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी देश में जब चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश से उसको ज़्यादा शेयर मिले, लायन शेयर मिले। क्या ये मोदी मंत्र उसी के लिए है या इस तरह की पाठशाला का आयोजन के पीछे मकसद क्या है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को बहुत सीरियस ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्या योगी 2.0 में कुछ बड़े बदलाव होंगे और क्या कामकाज के नया ढर्रा अपनाया जाएगा उस प्रकार का जैसे केंद्र में किया जाता है या फिर नए स्टाइल का? क्योंकि इस बार जो जनमत मिला है वो जनमत भारतीय जनता पार्टी के लिए है और इस बार उनको पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाना है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को ये भी बताएंगे कि कामकाज और आचरण में तब्दीलियां कैसे लानी है। यूपी के मंत्रियों की अधिकांश शिकायत यही रही है कि वो कामकाज को लेकर बहुत सीरियस नहीं होते हैं, विशेष तौर पर अपने विभाग को लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी पाठशाला में ये मंत्र दे रहे होंगे। शायद अब डिटेल्स तो थोड़ी देर बाद पब्लिक होंगी कि क्या क्या मंत्र शेयर किए गए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्री कसे भी जाएंगे उसमें, अपने कामकाज, अपने तौर तरीके, अपनी बेतुकी बयानबाजी को लेकर भी हो सकता है कुछ डांट फटकार भी पड़े। तो उत्तर प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी संवेदनशीलता, इसका कारण क्या है? हमें इसके राजनीतिक निहितार्थ, सरकारी कामकाज के तरीके और उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से गंभीरता, अब तब जबकि अभी आम चुनाव काफ़ी दूर हैं, उसके बावजूद बीजेपी की ये तैयारी बताती है कि 2024 में ज़ीरो रिस्क पर रहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आज हम इसी विषय पर बहनों भाइयों चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से, जाने माने पत्रकार यूसुफ अंसारी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और आलोक कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट नोएडा से मेरे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो भाई आलोक जी, आप ही बता दीजिए कि मोदी जी किस लिए आए हैं? देखिए ब्रजेश जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आज लखनऊ में हैं और उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के सरकार को, हमारे मंत्रियों को मिलेगा। मुझे लगता है ये बहुत कंस्ट्रक्टिव सोच है और लगातार प्रधानमंत्री जी प्रदेश पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। देश के साथ ही वो लगातार उत्तर प्रदेश में भी, आपने देखा होगा जब शपथ ग्रहण हुआ था तो भी प्रधानमंत्री जी आए थे और आज बहुत ही जल्दी उसके बाद दोबारा उनका आना हुआ है। सभी मंत्रियों से आज उनका परिचयात्मक बैठक होगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को 3 दिनों के लिए जिलों में भेजा था
तीन मंत्री जो है पूरे कमिश्नरी के अंदर गए थे, उनके अनुभवों को साझा करेंगे। कौन किस अपने विभाग में क्या क्या नए प्रोजेक्ट करने वाला है, क्या उनकी योजनाएं हैं, वो मंत्री अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे प्रधानमंत्री जी के आगे, और प्रधानमंत्री जी उनको बताएंगे कि वैश्विक स्थिति क्या है, देश में अन्य राज्यों में आपकी स्थिति कहाँ पर है और आप कैसे और आगे बढ़ें, और जनता, गरीब जनता के लिए कैसे नई योजनाओं को और साकार करें, और कैसे अपने मैनिफेस्टो पर आप आगे बढ़ें। उनके अनुभवों का लाभ आज हमारे प्रदेश के मंत्रियों को मिलेगा। मुझे लगता है ये एक बहुत कंस्ट्रक्टिव सोच है, और सभी राज्यों में मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो उनकी बैठक जरूर वहाँ की जो है मंत्रियों के साथ होती होगी। अब मैं एक आपसे राजनीतिक सवाल करना चाहता हूं कि क्या मैं ये मान लूं कि ये 2024 यानी आम चुनाव के शुरुआत की ये पहली बैठक है? निश्चित बात है कि अब उत्तर प्रदेश के में जो है अगला चुनाव लोकसभा का चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, और हम परफॉर्मेंस बेस काम करते आए हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया था, 2019 में जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई थी, पहले से अधिक सीटें दी थी। हमारा लक्ष्य यही है कि जब 2024 में इलेक्शन हो तो हमको 2019 में जो सीटें मिली थी उससे अधिक हमको जो है वोट भी मिले और हमारी सीटें भी बढ़ करके आए। और ये बात, संवाद दो तरफा होना भी चाहिए कि राजनेता जिसको जनता विश्वास करके सत्ता सौंपती है वो जनता को डिलीवरी दे रहा है और जनता का नाता उससे जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों का समन्वय है। जो हमारा मंत्रिमंडल है वो जनता से चुन करके आए हुए, हमारे विधायक हैं, विधायक की जो मंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी जनता से चुन करके आए, हमारे लोकसभा सदस्य एक सवाल और है मेरे पास, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो जो जनता का विकास, गरीब जनता का विकास, ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। इस बार मंत्रियों को कुछ जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है? मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी अनुभवी हैं। कुछ सरकार में अनुभव ले चुके हैं, कुछ संगठन में लगातार अनुभव ले रहे थे, और ये तो अदला बदली चलती रहती है। और अगर आप किसी सिस्टम को कोई लक्ष्य बना करके अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं कर सकते। आप उनको जो गोल देंगे, जो लक्ष्य देंगे, उसको सिद्ध करने में क्या फार्मूला लगता है, ये आप उनसे अगर नहीं पूछेंगे तो वो कार्य सिद्ध होने में थोड़ा धन्यवाद आलोक जी, लेकिन जब शुक्रिया। बड़े अनुभवी नेता और खासतौर से प्रधानमंत्री जो अपने टिप्स देंगे उसका लाभ जरूर हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। सुनील सिंह साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन हार कर भी क्या आप समीक्षा कर रहे हैं? क्योंकि वो जीत कर दोबारा मीटिंग कर रहे हैं, 24 की तैयारी में लग गए हैं। आपके यहाँ क्या हो रहा है? नहीं ब्रजेश जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार जब चुनाव में थे और जब जनता ने जनादेश विपक्ष में बैठने को दिया तो हम क्यों चुनाव हार गए, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार उस पर काम कर रही, कहां चूक हुई, किस तरीके की चूक हुई, जनता के बीच हम कौन सी बात नहीं रख पाए, जनता क्या सुनना चाहती थी या क्या चाहती थी। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में समर्थन मिला है, जनता ने अपना आशीर्वाद प्यार दिया है। और नेताजी ने एक दिन एक बात कही कि कम से कम उत्तर प्रदेश में अब केवल 2 दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, एक समाजवादी पार्टी है। तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि एक पार्टी है सरकार में, एक पार्टी है विपक्ष में। तो विपक्ष की भूमिका हम कैसे निभाएं? जनता से जो भारतीय जनता पार्टी वादा करके आई उससे मुकरे ना, राशन बंद ना करे, रोजगार दे, अपराध रोके, बुलडोजर गरीबों पर चलाना रोके, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी हों। जिस तरीके से डिप्टी सीएम दौड़ भाग करके ये बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में घपला है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के ही स्वास्थ्य मंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। हमें उम्मीद है कि आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आए हैं जी, तो प्रधानमंत्री जी कुछ अच्छा रास्ता बता के जाएंगे, जिनसे खास तौर से पिछड़े, दलित, मुसलमान भाइयों की जिस तरीके से उपेक्षा हो रही, अपमानित किया जा रहा, उनके घर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो अपने उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर करके उनको जेल भेजा जा रहा है। कुछ ट्रेनिंग आप लोग को भी जरूरत है क्या? मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करके मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हम ये जरूर उम्मीद करते हैं आज ब्रजेश जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो उनके
कुछ अनुभव कड़वे हैं जिनसे देश को नुकसान हुआ है। हमारे देश का रुपया गिरा है, हमारे देश में महंगाई बढ़ी है, हमारे देश में भुखमरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। कम से कम उन पहलुओं पर जरूर अपना अनुभव बांटेंगे कि वो स्थिति हर देश में है तो उत्तर प्रदेश में भी है। तो कम से कम महंगाई कैसे रुके, बेरोजगारी कैसे रुके, और जो वादा जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के घोषणा, जो उनका संकल्प पत्र था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, बीजेपी के दूसरे नेताओं ने जो प्रलोभन दिए, धन्यवाद, जो अपना एजेंडा रखा, उस एजेंडे से सरकार न हटे, उस पर हम लोग भी काम करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस ने अभी चिंतन मंथन और परिवर्तन शिविर किया। क्या आपके परिवर्तन या चिंतन मंथन से निकला? यहाँ तो देखिए कि प्राइम मिनिस्टर खुद आकर मंत्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और 24 की तैयारी में लग गए हैं, और आपका तो चिंतन ही नहीं खत्म हो रहा साहब। हमारा चिंतन है अंग्रेजों भारत छोड़ो और 2022 में भारत जोड़ो। हमारे चिंतन का तो एक लक्ष्य है कि भारत को जोड़ना है, संविधान को मजबूत करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का क्या लक्ष्य है वो आपके सामने है कि योगी जी ब्रजेश पाठक की सुनो, ब्रजेश पाठक जी मौर्य जी की सुनो। सुनो भाई, यहां पर कुछ नहीं है, आपस में लड़ो मत, आपस में लड़ो मत। मैं यहां पर मांडवाली करा रहा हूं। आलोक जी, पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट ना करे, सेकंड राउंड में सब एक दूसरे का जवाब। अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कही ब्रजेश। हाँ, ओके, ठीक है, नोटेड। आलोक भाई, आप बोलिए। आलोक भाई, आप मंत्री होते बोलते, हम तो चाहते हैं आप मंत्री बनो, वहां पता। अच्छा, आप अपनी बात कहो। तो क्या नाम, ये जो आज की डेट में है कि योगी जी उससे मत लड़ो, योगी जी हमारे जो अरविंद शर्मा जी हैं उनको और ज्यादा कुछ ताकत दे दो, खाली बिजली काहे दे दियो, तो बिजली 24 घंटे की जगह 5 घंटे आने लग गई। तो ये जो सारी चीजें हैं प्रधानमंत्री जी की, ये यहां मांडवाली कराने आए हैं प्रधानमंत्री जी, कोई वो मंत्र नहीं देने आए हैं। अगर वो मंत्र देने की बात करते तो लगभग 16 राज्यों में इनकी सरकार, इनके सहयोगियों की सरकार है, सारे मंत्रिमंडल के लोगों से वहां पर बैठ करके बात करते। अभी कल त्रिपुरा में विप्लव देव को हटा करके एक कांग्रेसी पुराने माणिक साहा को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। वहां जो गाली गलौच हुई है इनके भाजपा भवन में, उसको रोकने की बात करते। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों, जो कि यहाँ 80 सांसद हैं, यहां पर इनकी हालत सरकार चलाने के उसमें बुरी है। आज मेरे पास जी बताइए। पर देखिए, इनसे इनकी राजनीति इनके लिए कितना सीरियस इशू है कि अभी 2024 दूर है जी, पर इनका काम अभी से शुरू हो गया। मैं इस बात से सहमत हूं, आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने, वेरी सीरियस, सुनिए सर, वही मैं, चुनाव जीतने की, चुनाव लड़ने की एक थेथर मशीनरी है और बड़ी रोबोस्ट मशीनरी है। इन्हें देश चलाना नहीं आता, इन्हें महंगाई रोकना नहीं आता, इन्हें बेरोजगारी घटाना नहीं आता, लेकिन इनको चुनाव लड़ना आता है, हिंदू मुसलमान करना आता है। और ये किस तरीके से डिवाइड, जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही उनके ये आगे के जो लोग हैं वो करते हैं कि भाई डिवाइड कैसे करो और रूल कैसे करो, ये इनको बहुत अच्छे से आता है और यही मंत्र देने आ रहे हैं वो। ये कैसे हो जा रहा है कि क्या नाम, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुसलमान तो मेरे भाई हैं, मैं तो मुसलमानों का समर्थक हूं। इस बार अभी योगी जी ने कहा, एक चीज और कहने आ रहे हैं वो, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में, आलोक भाई को नहीं कह रहा हूं, भले इंसान है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दलाली ना करें। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को योगी आदित्यनाथ जी ने दलाल कहा बाकायदा। तो वो शायद हो सकता है ये भी कहने आ रहे हो कि भाई दलाल वलाल ना कहा करो, थोड़ा सा और कोई शब्द इस्तेमाल कर दिया। थैंक यू। मैं वंशराज दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंशराज, बहुत स्वागत आपका। मोदी जी का जो मंत्र है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को आज मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बैठकों से, इस तरह की ट्रेनिंग से सरकार में बैठे मंत्री या पदासीन मंत्री कुछ सीख पाएंगे, कुछ ट्रेनिंग ले पाएंगे, उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा में कुछ काम कर पाएंगे बेहतर? ब्रजेश जी, एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पाल की, हालत यही हो गई है हमारे हिंदुस्तान की। ये देश भर के संदर्भ में कही गई लाइन थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बहुत फिट बैठती है। अभी सुरेंद्र जी ने एक लाइन कोट की, बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो मोदी जी की आज की यात्रा है वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने वाली यात्रा है। उसको वो यात्रा इस तरीके की है कि अभी जब कहा जाता है
कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर अपनी दलाली बंद कर लें तो अधिकारी अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आप दलाल कहोगे? अरे ठीक है, उनके मंत्री कहते हैं कि भाई थोड़ी मोड़ी दलाली आप कर सकते हो। आपको तमाम पीड़ा हो मंत्रियों ने रही इस है, बात वो को अपने कहा। वर्कर को डांट रहे हैं नहीं तो नहीं, आपकी पीड़ा का कारण क्या है? आज मुझे पीड़ा इस बात की है ब्रजेश जी, जब इतना सिंपैथी क्यों हो गई बीजेपी जब वाले? आपके पास आ रहा था तो एक भाजपा के नेता ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि आपसे निवेदन करता हूं कि मोदी जी जब आज आए हैं तो इस बात को जाने कि हमने 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, योगी जी को 2 बार हमने मुख्यमंत्री बनाया। क्या इसलिए बनाया था? अरे हम भी 105 रुपए का पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, तो 2 रुपए के ट्वीट से हमारा पेट थोड़ी ना भर जाएगा। 2 रुपए में आप हमको ट्वीट का 2 रुपए दे रहे हो, 105 रुपए का पेट्रोल हम कहां से लाएंगे? महंगाई की मार तो वो भी झेल रहा है, और वो अपने परिवार का पेट काट कर आपकी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है, आप उसको दलाल घोषित कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा सीधी तौर पे डैमेज कंट्रोल करने वाली यात्रा थी। इसको ये भी तो इस संदर्भ में भी तो देखिए कि अपनी राजनीति या चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं तैयारियों को लेकर, बिल्कुल मैं उसी कि अभी 2024 कितना दूर है, ब्रजेश जी बट वो अभी से बैठकें करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, नंबर 2 हुआ ये कि अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के कंधे पे बैठकर दोबारा ये सरकार सत्ता में पहुंची है। अब 5 राज्यों के चुनाव में एक राज्य ऐसा है पंजाब, जहां पर 50 दिन के अंदर 26,500 नियुक्तियां निकालकर वहां पर भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस पर काम करना शुरू कर दी है, नौजवानों से आवेदन लेना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में अभी तक ये जो नई सरकार बनी हुई है इस पे फटकार पड़ रही है कि सिर्फ 2 भर्ती निकली है, एक 76 पदों की, एक 14 पदों की, यानी 2 महीने पूरे हो गए ब्रजेश जी, अभी मात्र 90 पदों की भर्ती सरकार में निकली है। तो जो नौजवान जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ इनको सत्ता में दोबारा लाया है, उस पर भी बातचीत जरूर मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी यूसुफ अंसारी जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की बैठकों में सामान्य तौर पर क्या बताया जाता होगा, मंत्रियों को क्या सिखाया जाता होगा आचरण को लेकर, राजनीति को लेकर, विभागीय कामकाज को लेकर, या कार्यकर्ताओं से कैसा व्यवहार किया जाए, जनपदों का कैसा दौरा किया जाए, ऐसी बैठकों में क्या सिखाया और पढ़ाया जाता है? प्रधानमंत्री किसी राज्य में मंत्रियों के साथ भी बैठक। आपने अपना माइक म्यूट रखा है, उसे ऑन कर लेंगे? ब्रजेश जी मुझे आप बोलें आप जी। ब्रजेश जी, मेरी याद में ये पहला मौका है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पे जा रहे हैं और वहां के सभी मंत्रियों से वो एक भेंट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और ये कयास लगाए जा रहे हैं, या माना जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री कुछ दिशा निर्देश देंगे। तो ये बैठक मुझे तो शुरू में लगता था कि शायद सामान्य शिष्टाचार की बैठक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये है। और जैसा कि आपने भी कहा और कई और लोगों ने भी कहा, और ये बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और बीजेपी चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने में महारत हासिल कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से जो मंत्रियों को निर्देश दिए जाएंगे, जो उनका मुख्य नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मुझे लगता है कि वो इस नारे को जमीन पर उतारने के बाद योगी सरकार के मंत्रियों से कहेंगे। और योगी 2 सरकार जो बनी है उससे बड़ी उम्मीदें बीजेपी को है, और संघ परिवार को भी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इस सरकार का जो गठन हुआ है नतीजे आने के 15 दिन के बाद हुआ, और इस बीच काफी चिंतन मनन उसको लेकर के हुए। प्रदेश के संगठन, केंद्रीय संगठन के साथ योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष मिले, तो ये माना जाता है कि भाई एक बहुत सोच समझकर। पर यूपी को लेकर इतनी सीरियस अप्रोच का कारण क्या है? यूपी को देखिए, यूपी को लेकर इतनी सीरियस अप्रोच का कारण ये है कि ये कहा जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि यहाँ से 80 सांसद आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ से सांसद है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने यूपी का रास्ता अख्तियार किया था। यूपी अगर मजबूत रहेगा तो केंद्र की सत्ता मजबूत रहेगी। पर यूपी तो ऑलरेडी मजबूत है, यहाँ दूसरी बार सरकार है और 2 बार चुनाव 2014-19 में जीत चुके हैं, संगठन भी बेहद मजबूत है, कार्यकर्ता भी है, कैडर भी अच्छा है। देन व्हाई दिस सीरियस अप्रोच? देखिए, सीरियस अप्रोच इसलिए है कि बीजेपी चुनाव को लेकर के और चुनावी नतीजों को लेकर के हमेशा से सीरियस रही है, और खासकर नरेंद्र मोदी के आने के बाद नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो जोड़ी है, इसके बारे में एक आम परसेप्शन यही है कि चुनाव में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अभी राष्ट्रपति के चुनाव आ रहे हैं, सबसे पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव है, और मेरे ख्याल में
अगले एक आध हफ्ते के अंदर ये इस क्लियर हो जाएगा कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। चर्चाएं तो यहाँ तक है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये चर्चा आज से नहीं है, पिछले कई साल से चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर भी कोई बात हो सकती है, लेकिन अगर वो मंत्रियों के साथ सामूहिक रूप से कोई बैठक कर रहे हैं तो उसमें ये सब मुद्दे डिस्कस होकर के गवर्नेंस पे ध्यान होगा। गवर्नेंस के मंत्र मोदी जी उनको दे सकते हैं कि किस तरह से आप गवर्नेंस में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी को कैसे कर सकते हैं। लेकिन योगी जी के साथ जब अलग से बातचीत उनकी अगर होगी, अगर शेड्यूल में होगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव पे निश्चित रूप से बातचीत होगी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आलोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। आलोक जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस तरह की बैठकें जो प्राइम मिनिस्टर किसी राज्य में मंत्रियों को संबोधित करें, उनको सरकार चलाने के टिप्स दें, अपने अनुभव साझा करें, ऐसी स्थिति में आपका क्या मत है कि इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं इसको इस संदर्भ में देखता हूँ कि पिछले दिनों भरूच में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑनलाइन प्रधानमंत्री ने कहा था एक प्रसंग कि किसी विपक्ष के बड़े नेता ने उनसे पूछा कि भाई आप 2 बार प्रधानमंत्री हो गया, आपको चाहिए क्या? तो उनका ये संदर्भ था कि 75 के प्रधानमंत्री होने वाले हैं और उसके बाद क्या वो छोड़ जाएंगे इस पद को? तो प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को कहा था कि नहीं, अभी काम बाकी है और गवर्नेंस के मामले में जब तक मैं पूरे चीज को शेप नहीं कर दे देता हूं तब तक मैं यहां हूं। तो जाहिर तौर पर 2024 के बाद भी प्रधानमंत्री रहेंगे, इसके बारे में उन्होंने साफ संकेत दिया है, इसी महीने दिया है। और ये उत्तर प्रदेश हमेशा से एक मैसेज डिलीवरी का काम करता है। थोड़ी देर पहले आपके प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि जब पंजाब में सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के तमाम ब्यूरोक्रेट्स को दिल्ली बुला करके एक बैठक की और उसमें मुख्यमंत्री गैर मौजूद थे, वहां नहीं थे। तो इस बात को लेकर काफी हंगामा उठा कि पंजाब को दिल्ली से चलाया जा रहा है। ठीक यही बात भारतीय जनता पार्टी के पास है कि पूरी विकेंद्रीकृत व्यवस्था जो है उसको केंद्रीकृत तरीके से चलाया जा रहा है। इसके बहुत सारी मिसाल है, आलोक अवस्थी इस पर इतराज कर सकते हैं करने को, लेकिन आप संगठनों की स्थिति देखिए भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन के अलावा, तो वहां कौन है? किसान मोर्चा में कौन है? क्या उनके सारे संगठन? महिला मोर्चा में कौन है? बाकी तमाम संगठन उसी रिदम के साथ काम कर रहे हैं क्या जैसे मूल भारतीय जनता पार्टी कर रही है? बहुत सारे संगठन की इकाइयां बहुत सारे वक्त से उसके पद रिक्त पड़े हैं। तो पूरी व्यवस्था एक गुजरात मॉडल के अंदाज में चल रही है जो एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। एक मैंने अभी सवाल किया था यूसुफ भाई से, आपसे भी वही सवाल मैं दोहराता हूं कि क्या इतनी सीरियस अप्रोच का कारण क्या है? जब आप 2 बार चुनाव जीत चुके हो पार्लियामेंट का, 2 बार आप चुनाव जीत चुके हो असेंबली का और बेहद ताकतवर संगठन हो। सही कह रहे हैं, लेकिन एक संदर्भ जब इस बैठक से ही जोड़ के देखिए ब्रजेश जी कि यहां पे AK शर्मा है, अरविंद कुमार शर्मा, जिनको MLC बना के पिछले चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री ने यहां प्रधानमंत्री ने यहां भेजा था, लेकिन सरकार में कदाचित कारणों से वो एडजस्ट नहीं हो पाए थे और काफी एक फ्रैक्शंस की बात उठी थी। इस बार जब इस नई कैबिनेट ने शपथ ली है तो वही अरविंद कुमार शर्मा मुख्यमंत्री के पास हैं, करीब हैं, और वो इसलिए करीब हैं, उसका मैसेज लेना चाहिए कि गुजरात के दिनों से ही प्रधानमंत्री के सबसे करीब नौकरशाह रहे हैं वो। तो किस ढंग से शेप देना है सरकार को, किस ढंग से शेप देना है गवर्नेंस को, इस मामले में उत्तर प्रदेश को लेकर के कम से कम प्रधानमंत्री बेहद गंभीर नजर आते हैं और अपने उसी कारिंदे को जो उनका राइट हैंड होता था उसको उत्तर प्रदेश में उन्होंने ला करके एक मंत्री के तौर पर बिठा दिया है और बहुत कुछ बदलाव करके ये बताया है कि उत्तर प्रदेश भी अपने को कंफर्टेबल महसूस न करे। ब्रजेश जी, जिस ढंग से एन मौके पर एक मिसाल के तौर पर भी कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे कि त्रिपुरा में अचानक से मुख्यमंत्री बदल दिया गया और धड़कनें बढ़ गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि हो सकता है कि कांग्रेस से लाए हुए लोग जब मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं तो किसी वक्त सिंधिया वैसे कांग्रेसी है बहुत लकी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जो बीजेपी में गया बहुत फला फूला। जितिन प्रसाद देखिए, कोई सोचता था नाउ इज PWD मिनिस्टर, कांग्रेस में ही उनको नहीं कोई पूछता था। सही कह रहे हैं, कांग्रेस में बहुत इज्जत थी उनकी सर। बिल्कुल, देखिए पूरा फोकस गवर्नेंस पर है जो कहीं से भी आ रहा है, बजाय बीजेपी को देखने के जो गवर्नेंस बेहतर कर पा रहा है प्रधानमंत्री अपनी छवि के लिए और इस समय को अपने गणना के तौर पर शुक्रिया। बीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। क्या चल रहा है इस समय
5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पे, क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री 9:30 बजे तक करीब रहेंगे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर। ये पहला मौका है जब वो मुख्यमंत्री आवास आए हैं और यूपी में मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सबको बातचीत का अवसर मिलेगा, उनको सुनने का मौका मिलेगा। देखिए, यूपी एक बड़ा राज्य है, केंद्र का रास्ता यूपी से होके गुजरता है, ये हर कोई कहता रहा है। अभी थोड़े दिन बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा। मोदी की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है और इसीलिए आज ये मीटिंग रखी गई है। मंत्रियों से मिलने के साथ साथ वो सरकार के कामकाज की भी फीडबैक लेते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। बनारस के तमाम सारे लोगों से वो सीधे जुड़े हुए हैं। अभी एक बात ये भी आई कि आज की बैठक में क्या एजेंडा होगा। ये जो अभी एक कार्यक्रम चल रहा था कि सरकार जनता के द्वार, ये भी मोदी का ही दिया हुआ कार्यक्रम था, जिसको मंत्रियों के समूह बनाकर 18 मंडलों में, जिलों में अलग अलग भेजा गया। ये लोग इस बात को जान लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और बहुत सारे निर्देश हैं बीजेपी सरकार को। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि ये प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में बांटकर वहाँ पर लगातार जाएं, काम करें, रात्रि प्रवास करें, जनता की समस्याएं सुने। 25 जिलों का प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में बंटवारा होना है कि ये लोग लगातार इन क्षेत्रों में 6-6 महीना काम करें, फिर ये जिले बदले, फिर दूसरे लोग वहाँ काम करें। तो ये 25 जिले किन किन लोगों में आपकी सूचना के मुताबिक बंटने हैं? ये मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम 25 जिलों का इनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये लोग अपने निगरानी में यहाँ विकास के काम, जनता से जुड़े हुए काम, सरकार की योजनाओं पर लगातार दौरा करें, वहाँ रात्रि प्रवास करें और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, 6 महीने के बाद फिर ये बदलाव होगा। ये सारे लोग, तीनों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल चुकी है। उस पर भी आज इसके कार्यक्रम में, आज की मीटिंग में बात होगी। यूपी में बीजेपी का नारा है 75+ का। तो क्या ये सिर्फ एक बयान है या ये सीरियसली मामला है? बीजेपी इस पे सीरियस है, वो कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। प्रधानमंत्री की मीटिंग आज इस दृष्टिकोण से भी मानी जा सकती है। वैसे लोग कह रहे हैं कि पाठशाला चल रही है, गुरु का ज्ञान चल रहा है, तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब देश का शीर्ष नेता, बीजेपी का सबसे बड़ा नेता अगर वो प्रदेश में आया है तो स्वाभाविक है कि उनकी बातों को लोग सुनेंगे। वो प्रधानमंत्री हैं देश के, बीजेपी के शीर्ष लीडर हैं। 2024 का चुनाव उनके सामने है, चुनाव को जीतने की अपनी उनकी तैयारियां होंगी। लेकिन योगी पार्ट 2 के बाद ये मोदी जी का पहला मौका है जब वो यूपी आए और मंत्रियों से मिल रहे हैं। आज एक और बड़ी बात है ब्रजेश जी, लोगों का ध्यान इस ओर नहीं है। आज 16 मई है। आज ही के दिन 2014 में 16 मई को देश में मोदी युग की शुरुआत हुई थी। मोदी प्रधानमंत्री बने थे, आज ही के दिन निर्वाचित हुए थे। शपथ तो उन्होंने बाद में ली होगी। तो ये भी आज उत्तर प्रदेश में 8 साल के बाद करीब वो मौका है कि वो अपने गृह राज्य में है जहाँ से वो सांसद हैं। और कुल मिलाकर ये है कि ये जो पाठशाला और ज्ञान की बात है, देखिए कोई मंत्री नौसिखिया तो है नहीं, ये सब घुटे घुटाए खिलाड़ी हैं। अरे ये लोग 2-2 4-4 बार जो MP MLA रह जाता है, उसको कोई शिक्षा और स्कूल की जरूरत है न मास्टर की, वो तो खुद ही प्रिंसिपल है, वो 2 लोगों को ज्ञान बांटे। ऐसा नहीं है, चाहिए होगा भाई, गवर्नेंस का तरीका तो सबको चाहिए होगा ना। हाँ, लेकिन ये सीखने का एक जो आइडियोलॉजी है प्रधानमंत्री की, उसका एक लाभ का अवसर ये बीजेपी के नेताओं के लिए आया है। आप यूपी के नेताओं को इतना चालू क्यों समझते हैं वीरेन जी? हो सकता है उन्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत हो। ब्रजेश जी जो 2-4 चुनाव लड़ लेता है वो जानता है कि सरसों से कितना तेल निकलेगा, और बालू से तेल लोग निकालते रहे यहाँ, सरसों तो अपने आप में बड़ी चीज़ है।
आप देखिए, बात हो रही थी जी। कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। अपने यहाँ कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार में पेड़ को हिला हिला के बीच बीच में देखा जाता था कि जड़ें ज्यादा गहरी तो नहीं हो गई हैं, तो जो मुख्यमंत्री ज्यादा गहरा हो जाता था उसको हटा देती थी कांग्रेस। तो बीजेपी भी अगर कहीं एक आध जगह हिला के पेड़ जड़ देख लिए बहुत गहरी है या नहीं है, तो उसमें क्या आपत्ति है किसी को? भाई कुछ ना कुछ पुराना तो रोग और सिस्टम तो रहेगा कांग्रेस वाला ना, वो तो कहीं जाता नहीं है। लेकिन तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी ट्रेनर कांग्रेस है? भाई इन्होंने ही तो सबको सिखाया। अब इस देश में जब इन्हीं का राज रहा तो कौन जानेगा। जी। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि जो परेशानियों से भागते हैं उनके लिए जिंदगी का हर मौका एक इम्तिहान हो जाता है और हारने वालों को कुछ मिलता नहीं। जो संघर्ष करता है, जो लगातार काम करता है, जो मुश्किलों से लड़ता है, वही विजेता बनता है, वही विजयी होता है। भाजपा अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी तो कभी तो बहुत छोटी पार्टी थी, तो रात दिन मेहनत की उनके नेताओं ने। मोदी के आने के बाद पूरा युग परिवर्तन हो गया, भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। तो भाई माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ पे उनके नेता काम करते हैं, उनके पास हर बूथ पर पन्ना पर एक टीम है, वो वोट डलवाती है। इतना किसान आंदोलन हुआ, इतना नेताओं को बेइज्जत किया गया, इतना उनको गांव में नहीं घुसने दिया गया, कालिखें फेंकी गई, उसके बावजूद बीजेपी के लोग जाते रहे ना, और वोट डलवाया उन्होंने और सरकार बना ली। तो ये सब चीजें पर ये बताइए, 2-2.25 घंटा रुकना प्राइम मिनिस्टर का ही कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक असामान्य बात है। तो क्या ये मैं मानूं कि ये 2024 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी की पहली बैठक है? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री कामकाज के बारे में शुचिता का संदेश तो देंगे, मंत्रियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फोर्स फील्ड में झोंकी है जी, मंत्रियों का समूह बनवाकर, जी वीरेंद्र जी, देखिए ये बहुत साफ है कि वो 2024 की पूरी तैयारी में है और 75+ का उनका नारा है। हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी पूरी तैयारी करे। अगर बीजेपी का प्रधानमंत्री करने आया है तो ये बीजेपी के लिए सौभाग्य की बात है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए। बाकी दलों का लोग अगर नहीं कर रहे हैं, वो जिलों में जाके जिले कार्यकारिणी के लोगों तक से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये उनका अपना स्टाइल है पार्टी चलाने का। मायावती का जो लखनऊ में बैठ के मिलती हैं, जिलों में वो पता नहीं कब गई होंगी मीटिंग करने। कांग्रेस के पास पार्टी में नेता तो हैं, जिले में भी जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं खड़ा हो रहा है इनके साथ, इनको वोट कैसे मिले। अब मुसलमान वोट पर ही सब चुनाव में टकटकी लगाए हैं कि बीजेपी हिंदू वोट ले जा रही, मुसलमान के कुछ मिल जाए तो हो सकता है कुछ सीट आ जाए, लेकिन उम्मीद कम है। बहरहाल किसी चीज को बरकरार, कहा जाता है कि बुलंदी पर पहुंचना कठिन नहीं है, उस पर टिकना कठिन है। तो जो देश का प्रधानमंत्री है उसको 5 साल में, हर 5 साल में जनता के सामने इम्तहान देना है, और वो पास होकर आ रहा है, तो वो किसी मौके को कमजोर नहीं मानता है और हर क्षण तैयारी में रहता है। ये मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी के भीतर दिखा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस बात ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर आज के मसले को लेकर, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि प्रधानमंत्री के गुरुमंत्र से टीम योगी को कई अनुभव मिलेंगे, तो इससे यूपी को किस तरह से लाभ होगा। तो सतीश चंद्र लिखते हैं कि मंत्रियों को समाज के वंचित वर्गों के लिए काम करना चाहिए, रोजी रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे सरकार को लेकर अच्छा संदेश जाए। तो आशीष कुमार लिखते हैं कि मंत्रियों को पीएम मोदी के साथ संवाद में उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, हर मंत्री को लीक से हटकर कुछ अलग पहचान बनानी पड़ेगी। तो ओमकार पांडे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री से संवाद से मंत्रियों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मंत्री चाहें तो यूपी के विकास में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आप बताइए, आप कुछ नाराज़ थे सुरेंद्र राजपूत के ऊपर, आप अपनी बात कहिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ।
ब्रजेश जी, मैं दोनों मित्रों के बात पे जवाब दूंगा, सुनील जी के भी और सुरेंद्र जी के भी। सुरेंद्र जी ने ये कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैं वर्णन कर रहा था इतनी देर से बैठ के कि अंग्रेज भारत में तो बहुत पहले चले गए थे, अंग्रेज कहाँ रह गए। शायद उनका ये सारा अपनी अध्यक्षा की तरफ रहा होगा जो कि भारतीय मूल की नहीं है। तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी शायद जल्दबाजी कर गए, क्योंकि सीधा सीधा बॉल उन्हीं पर जाती है। और जो चिंतन मनन की आपने चर्चा करी जो चल रही है राजस्थान के अंदर, तो पासिंग द बॉल चल रही कि बॉल कौन पकड़ेगा। तो एक गांधी के हाथ में बॉल है, वो तो दूसरा गांधी कह रहा मैं नहीं लूंगा, तीसरा गांधी कह रहा मैं लूंगा। तो अभी गांधियों के बीच में बॉल किसको मिलेगी, उसकी लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है सामने आएगा। बाकी पार्टी की दशा हमारी और चिंता मैं आऊंगा, पूरा अच्छे जवाब देना, डिबेट बहुत अच्छी छोड़ चले जा रहे दूंगा हैं। इनको दुख हो रहा है, इनको दुख हो रहा है कि हमारी पार्टी में आए तो हमने उनको सम्मान क्यों दिया। भाई हम तो सम्मान देते हैं, आप अपनी पार्टी में सम्मान नहीं देते तो हमारी इसमें कोई खता नहीं है। और सुनील साजन जी, जो यादव जी हमारी बात कह रहे थे, उनको तो अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। चाचा अभी से नाराज होकर बैठ गए हैं, चच्चा जो है जेल से अंदर से बैठ के गालियां बक रहे हैं, उनके मीडिया इंचार्ज तमाम तरह के अखिलेश के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो आपकी पार्टी में तो कहा जा रहा है कि शफीकुर रहमान बर्क भी कह रहे हैं, ST हसन भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को ठग लिया, अखिलेश यादव ने वोट तो ले लिया लेकिन उनको जो है कोई हिस्सा नहीं दिया है। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए सोचने का विषय है और कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है। हमारे बारे में चर्चा क्या होती है कि आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आकर के मंत्रियों को गुण दे रहे हैं, यानी कि वो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कैसे देश को आगे बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी की ये नीति और रीति रही है। यहाँ पे कहीं ये चर्चा नहीं हो रही है कि जो है अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिस तरीके से लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी में और अखिलेश और कांग्रेस की पार्टी तो आप में, ये आलोक जी हमारी मान पार्टी रहे हो कि सुचिता सुशासन की 2024 पार्टी है। हम के गरीब लिए कल्याण ये की पहली योजनाओं को ऑफिशियल लेकर मीटिंग है? निश्चित रूप से, और ऐसी भी कई मीटिंगें होंगी, हमारे मंत्रियों के साथ भी होंगी, संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी होंगी। और पार्टी ये लाखों लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता जो है बिकाऊ नहीं है, हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता चोर नहीं है। और जिस तरह की बातें जो हमारे अभी एक नेता ने कही यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की कोई बात कहीं पर नहीं कही है, खाम का झूठ कह के प्रचारित मत करिए। हमारी पार्टी बराबर सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो रही जिन पार्टी की जिनके पास एक भी सीट नहीं है, जिनके पास खाली मात्र 2 सीटें बची है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। एक सेकंड आ रहा हूं, लोगों की बात का जवाब नहीं देता। ऑलराइट, सुनील सिंह साजन आप जी, सुनील सिंह साजन गो अहेड प्लीज। जी 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 ब्रजेश जी, आलोक जी, क्योंकि पहले कांग्रेस के सवाल का उन्होंने जवाब दिया है, तो सुरेंद्र भाई पता नहीं जवाब क्या देंगे, लेकिन मैं आलोक जी आपसे बता दूं कि आप अंग्रेज नहीं हैं। अंग्रेज तो 1947 में चले गए, उनके कुछ अनुयायी रह गए हैं जिनके पुरखे कभी अंग्रेजों के मददगार हुआ करते थे, क्रांतिकारियों की मुखबरी किया करते थे, देश के खिलाफ काम करते थे। अंग्रेजों की नीति रह गई है, उस नीति को भगाने की बात शायद सुरेंद्र राजपूत जी ने कही है। और सरकार देखिए, जब जनता ने आपको इतना बड़ा जनादेश दे दिया, फिर भी अभी आप वही बंटवारे की बात कर रहे हैं, झगड़े की बात, आप विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि आपने रोजगार देने की बात की थी, 2 महीने में कितने रोजगार देने का इंतजाम किया? आपने कहा था किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, आप उनके टिब्बल पर मीटर लगवा रहे हैं। आपने क्या कहा था? आपने गरीबों से क्या वादा किया था? पिछड़े और दलितों से क्या वादा किया था? आप भूल गए अपने वादे? आप अपने वादे पर क्या काम कर रहे हैं ये बताइए। हमने वादा किया था कि हम अपराधी और माफिया के घर में बुलडोजर चलाएंगे, तो जेल में झगड़ा निपटा रहे हैं। हमने वादा किया था प्रधानमंत्री जी आपका ही झगड़ा निपटा रहे हैं। के लिए हमने जो वादे किए वो हम करेंगे। हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। खोलेंगे हर जिले के अंदर। एक सेकंड आलोक जी, आलोक जी, वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। यस सुनील साजन को सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, सुनेंगे। देखिए, विपक्ष को अगर सुनेंगे तो सरकार में काम बेहतर कर पाएंगे, और अगर विपक्ष को नहीं सुनेंगे फिर तानाशाह हो जाएंगे, हिटलर हो जाएंगे। और जनता, ठीक है, दूसरी बार आपको जिता दी, इसका मतलब यह नहीं कि जनता जनता नहीं है। जनता जब चाहेगी तब आपकी कुर्सी पलट देगी। और ब्रजेश जी, ये लोग डरे इसलिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इसलिए आए कि जब वोट आप परसेंटेज देखेंगे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी 30-35 सीटें लोकसभा में जीत रही है, जो पिछले 2 महीने में जब विधानसभा में वोट मिला है। अभी तो और गुस्सा बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, गुस्सा बढ़ रही।
पर आपके बेरोजगारी बढ़ रही, सुरेंद्र गुस्सा बढ़ राजपूत की रही, क्या जुगलबंदी लाइट है? जा रही, सवाल कट रही है, उनसे था, गुस्सा जवाब बढ़ आप रही दे रहे हो, इसका क्या कारण है? नहीं नहीं, वो क्योंकि नेताजी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई दल नहीं बचा, 2 दल हैं, तो बाकियों की भी मतलब जिम्मेदारी सुरेंद्र जी का हमारी दल है, आपका विपक्ष दल हो की। गया। ओके भाई सुरेंद्र राजपूत जी, अब मैं क्या तो सवाल पूछूं, ये तो क्या ये बोल रहे हैं सुनील जी, ये तो कह रहे हैं कि अब एक ही दल बचा है केवल विपक्ष में। देखिए, विपक्ष अपने आप में एक दल होता है, इसमें तो कोई वो नहीं है। सत्ता का विरोध करना हर विपक्षी का धर्म है, इसमें तो कोई बात नहीं। हमने तो जो कहा था, वो चूंकि आलोक अवस्थी जी प्रकांड विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो हमने तो कहा था, एक वक्त हमने नारा आप दिया था। जातिगत बातें ना करें। नहीं नहीं, प्रकांड विद्वान है तो कोई गलत बात नहीं, और हैं वो। उसके बाद वाला आपने जातिगत नहीं नहीं, हमने ब्राह्मणों से क्या आपत्ति है? नहीं आपको? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हम तो ब्राह्मण ब्राह्मणों आपको अच्छा नहीं लगता देखने अरे में क्या? प्रकांड विद्वान है, हमने तो ये कहा सर आपसे। अगर आपको कोई आपत्ति तो मैं आपको कह देता हूं कि आप प्रकांड थेतर है, मत बक कहलवाइए, क्यों कहलवाना? नहीं, मुझे आपत्ति आप, नहीं है। आप राहुल अच्छे गांधी इंसान आपत्ति हैं, आप नहीं इतने मानते, बड़े हैं। वन बाय वन, एक एक करके, एक एक आलोक जी, आप लोग पर्सनल ना होइए अब समय का आप बोले, सुरेंद्र जी बोले। दुरुपयोग में हमने कहा था अंग्रेजों के समय, हमने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज अंग्रेजों का अनुयायियों के समय पे हम कह रहे हैं भारत जोड़ो। ये हमने चिंतन शिविर की बात कही थी, एक बात। दूसरी बात, एक बड़ा पुराना हसन कमाल साहब का शेर था, कहते हैं अभी चुप हूं रहूंगा, चुप हमेशा हो नहीं सकता, हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता, हमारे और उसके दरमियां एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है हमसे सजदा हो नहीं सकता। मैं आपको एक चीज बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं ब्रजेश भाई, आज की डेट में ना जनता इनके सामने सजदा करेगी, ना विपक्ष इनके सामने सजदा करेगा। इनके अपने मंत्री आदरणीय योगी जी के सामने सजदा करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए योगी जी मारे गुस्से में सारे भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को दलाल कह दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो अभी आलोक जी कह रहे, तो मना कर रहे हैं, नहीं कहा। नहीं नहीं, मेरे पास रिटर्न है, मेरे पास रिटर्न है, और बाकायदा हिंदुस्तान अखबार की कटिंग, हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है। मैं आलोक अवस्थी जी को अभी भेज देता हूं, आप उनके व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ, अभी आलोक अवस्थी जी को भी भेज देता हूं, आपको भी भेज देता हूं। मैंने नहीं कहा, योगी जी ने कहा है और हिंदुस्तान अखबार ने छापा। बातें नहीं हुई तो कहां से बाकायदा उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने की दलाली बंद करें और हम अधिकारियों को देख लेंगे। ये बाकायदा कहा उन्होंने कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी सरकार जो है कार्यकर्ता को समर्पित सरकार है, इस तरह की बात की करना दलाली बिल्कुल उचित बंद नहीं है। करें, हम अधिकारियों को देख लेंगे। ये उन लोगों वन बाय वन प्लीज, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। जी असल बात परेशान है आज की डेट में। कांग्रेस के जो आए हुए नेता है वो तो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, और आलोक भाई को एमएलसी तक नहीं बना पा रहे हैं ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी आपको कितनी फिक्र है आलोक अवस्थी की? अरे हमारे भाई इतनी क्यों फिक्र कर रहे हो? हमारे बड़े भाई हैं, दरी बिछाते रहेंगे, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, दरी बिछाते रहेंगे। हमारे बड़े भाई हैं, पूरी जिंदगी इन्होंने देखी। अटल जी के मीडिया सलाहकार थे, अटल जी के मीडिया सलाहकार थे, ये दरी बिछाते रहेंगे क्या? इन्हें मंत्री बनने का हक नहीं है, इन्हें एमएलसी बनने का हक नहीं है। आप पर्सनल मत होइए। नहीं, पर्सनल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कह रहा हूं। माणिक शाह को, ये लोग कांग्रेस से आए हुए माणिक शाह को मुख्यमंत्री बनाएंगे, विप्लव देव को हटा करके। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो विधायक है वहां घास चरने गए हुए। आप बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया। वंशराज दुबे, थैंक यू, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप भारतीय लोग का जनता कोई पार्टी टॉपिक के मिल जाए नेता पर्सनल जरा भी देरी नहीं करते। बहुत शुक्रिया वंशराज दुबे। इस तरह की बैठकों का संदेश क्या जाता है? थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ऐसी बैठकें क्या संदेश देती हैं? वंशराज गो, थैंक यू। फिर वंशराज बोलेंगे। थैंक यू। यस गो अहेड प्लीज। ब्रजेश जी, देखिए आलोक जी ने बड़ी साफ गोई से एक बात कही कि आज चर्चा, अरे पॉजिटिव वे में इन्होंने कहा कि आज चर्चा किस बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री जी आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें मंत्रियों को बताएंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे। मुझे एक लाइन याद आ रही है कि बढ़ा ना पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो बन रहे हैं महान झूठ बोलकर। और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या शिक्षा देंगे? मैं अपना पूरा समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री जी की एक लाइन को देना चाहूंगा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा 40 सेकंड का समय मुझे दिया जाए और सब जाने, ये उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि आज नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल को क्या बताने आए हैं महंगाई पर, गिरते रुपये पर, पेट्रोल डीजल के दाम पर।
40 सेकंड मुझे दीजिए बस। आप स्वयं बोल दीजिए देश ना। का दुर्भाग्य नहीं, है इनके मुंह से सुनिए। कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। अभी चुप रहिए अवस्थी जी, चुप रहिए, चिंता है ये आपके लिए भी है। तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। आप अपनी बात बोलो, वो बात रहने दो। एक सेकंड रुक जाओ। वो सबने सुना हुआ है, सोशल मीडिया पर है पर्याप्त। आप अपनी बात इसके रखो। बारे में क्या बात करी जाएगी? इसको आप इतना देश टाइम के दे रहे लिए हैं, वो वो बुला रहे हैं, कुछ यही सोच इनके लिए बहुत पाएंगे। बड़ी बात है कि यहाँ पर आकर डॉलर अपना के एजेंडा चला सामने रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। रुपया इनके ताकत पास के साथ अपनी खड़ा बात हो। करने के लिए हो तो अपनी अपनी बात बात बोलो, करें। इसके लिए कोई अपनी बात योजना यहाँ कर पर ये एजेंडा नहीं पाएंगे, चलेगा। ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने इनके पास में कहने के लिए कुछ नहीं है ब्रजेश जिस जी। तेजी इस से तरह की अनुमति रुपये की देंगे तो हम लोग Thank you. अरे आपका नेता बोल रहा है भैया, डिबेट फिर खाली इसी बात आपका पे नेता रह बोल रहा है। जाएगी। सुनील आपकी जी ने एक डिबेट सब का छोड़ एक दिया था स्थान है, आपके लिए। आपकी डिबेट का एक सुनील सिंह सम्मान साजन है, ने आपकी जी ने डिबेट का आपके एक लिए एक स्तर सब है। छोड़ दिया था। एक ऐसी पार्टी के लोग मैं पूरा कर दे रहा हूँ। अंग्रेजों से आप लोगों ने अंग्रेजों से क्या क्या लिया? पेंशन लिया। आप लोगों ने अंग्रेजों से पेंशन लिया और यहाँ पर गोरे अंग्रेजों की बात थैंक कर यू, रहे हो। बहुत शुक्रिया काले आपका। अंग्रेजों की बात यूसुफ हो रही है। अंसारी जी को लाया गया, थोड़ा डिबेट में वक्त का अभाव है। एक मिनट रुक जाइए। अंग्रेजों यूसुफ अंसारी जी, थैंक यू, उनकी बात हो रही थैंक यू। थोड़ा सुनील वक्त की सिंह कमी, साजन जी कृपया ने सहयोग लाइन करें। छोड़ दी थी, उसको मैं यहाँ पे कृपया जोड़ दे सहयोग रहा करें, हूँ। थोड़ा सहयोग करें, वक्त की कमी है। यूसुफ अंसारी जी, इस तरह की बैठकें आपको क्या लगता है गवर्नेंस में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और इसका ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए ब्रजेश जी, चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की बैठक ये पहली बैठक हो रही है, तो कितनी असरदार होगी, कितनी इफेक्टिव होगी, ये तो तब पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मंत्रियों को, योगी सरकार के मंत्रियों को क्या गुर देते हैं और वो मंत्री प्रधानमंत्री के बताए रास्ते पर कितनी मुस्तैदी से चलते हैं या कितना उसे अपने अंदर आत्मसात करते हैं। योजनाओं का जहां तक जमीन पर उतारे जाने का मामला हम देख रहे हैं, हमने अभी देखा झारखंड में क्या हाल हुआ है, एक IAS अधिकारी के घर पे कितने रुपए मिले हैं, और वही जो हालत है उत्तर प्रदेश को आप भी बहुत नजदीकी से जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हम दोनों यहीं के रहने वाले भी हैं, यहाँ भी कमोबेश वही हालत है। सरकार की नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब तक प्रशासनिक मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, किसी भी योजनाओं को असरदार तरीके से हाँ, इस बात से मैं जमीन पर सहमत नहीं हूं। उतारा जा सकता। आप अपने मंत्रियों को, नेताओं तो- को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन अधिकारियों को ठीक कौन करेगा? ये एक बड़ा विषय है। यूसुफ भाई बोलिए। जी, तो जैसा कि प्रधानमंत्री, जैसा कि योगी आदित्यनाथ के हवाले से भी अखबारों में खबर छपी कि उन्होंने कहा भी दलाली बंद कर दे तो अधिकारी अपना सुधर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वहां भरूच में एक ऑनलाइन प्रोग्राम में ये बात कही कि मैं जमीन पर उतारना चाहता हूं, तो जमीन पर उतारने पर के लिए तो अधिकारियों की दलाली बचपन से रोकना ज्यादा सीखा है। महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता बेचारा क्या दलाली कर लेगा? बिल्कुल महत्वपूर्ण वही है। तो अधिकारियों पर होता क्या है कि जब अधिकारियों को सरकारें अपने टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं, तो वो अधिकारी भी अपने अधिकारों का टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहां पर वो निष्पक्षता नहीं रह जाती है और जो सरकार की नियत है, यह सरकार जिस नियत से योजनाएं लागू कर रही है, वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। क्या आप देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर क्या चेंजेस आए हैं? कोई खास चेंजेस अभी तक तो दिखाई देते नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, उस पर बहुत ज्यादा जमीनी हालात पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखता है। आंकड़े तो आप कुछ भी बैठ के बना दीजिए कि भाई इतने लोगों को हमने ये दे दिया, उतने लोगों को वो दे दिया, लेकिन जमीन पर क्या कहाँ असर दिखता है? आम आदमी की जो जिंदगी है उस पर कहाँ कोई खास असर पड़ता हुआ दिख रहा है? बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ भाई। मैं आलोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। आलोक जी, यूसुफ भाई ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि आप नेताओं को ट्रेनिंग दे दोगे, मंत्रियों को ट्रेनिंग दे दोगे, इनको आप गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ा दोगे, लेकिन इन अफसरों को कौन हैंडल ठीक करेगा? निसंदेह जो हालत है उत्तर प्रदेश की, ब्रजेश भाई, ये नई बात नहीं है। हालत ऐसी है कि उत्तर प्रदेश को इन्हीं नौकरशाहों की वजह से पिछली सरकारों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई अब उत्तर प्रदेश संभले नहीं संभल रहा है, इसे 5 हिस्से में बांट दो, कोई कह रहा था 3 हिस्से में बांट दो, अलग अलग प्रस्ताव केंद्र के पास जा रहे थे। लेकिन आप जब देखेंगे कि जब ये जो कसी शुरू हुई अपने हिसाब से, तब ऐसी बात कहीं से नहीं आ रही है। अब लग रहा है केंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश को एक ही तरीके से हाँका जा रहा है। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया कि उत्तर प्रदेश बांटा जाए या भारत का कोई हिस्सा बांटा जाए छोटे छोटे प्रदेशों में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छाप के लिए पूरे तरीके से ये दिखाना चाहते हैं, जहां भी उनकी सरकार है वहां मुख्यमंत्री भले कोई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता
माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो ये पहल और ये शौर्य अपने आप में बताता है कि एक थकी हुई व्यवस्था मान ली गई थी भ्रष्टाचार की वजह से, नाकामियों की वजह से, उसको उन्होंने फिर से जिंदा करने का काम किया है। इस बात के लिए दाद तो देनी पड़ेगी कि अब कहीं से ये बात नहीं उठ रही है कि उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश हो गया है, इसे कई हिस्सों में बांट देना चाहिए, भ्रष्टाचार बेकाबू हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू हो गया है। ये तमाम चीजें एक सिरे से बांधने की कोशिश हुई है और इस बैठक को मैं इसी संदर्भ में देखता हूं। बहुत शुक्रिया कि आखिरकार गवर्नेंस कैसी हो। थैंक यू आलोक अवस्थी जी। भाई आप अपने नेता ठीक कर लोगे, वर्कर ठीक कर लोगे, मंत्री ठीक कर लोगे, पर ये अफसर कैसे ठीक होंगे? ब्रजेश जी, ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कार्यकाल में हमने 2000 से अधिक इन कर्मचारियों और अधिकारियों को दंडित किया था, बर्खास्त किया था और 10,000 से अधिक लोगों पे कार्रवाई हुई थी। सरकार के 10 दिन के अंदर ही हमने एक IAS अफसर को, 2 IPS अफसर को सस्पेंड किया है और लगातार 70 लाख रुपए रिकवरी निकाली है। हम किसी भी अधिकारी को ठीक करने वाले हैं। ये जो चोरी चकारी की सरकारें रही हैं, इसके पहले जो मिल बांट करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोग लूटते थे, ये प्रथा को हमने रोक लगाई है और आज इसीलिए हमारी पार्टी दोबारा सत्ता में आई है। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट ओवर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।